Hello, dear students. It's Kiran, your teacher, going to teach you Economics Chapter 4 Food Security in India. In this video, we are going to know about 7 important topics of this chapter in the form of 7 questions. As I told you, dear, इस चैप्टर में हम लोग 7 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं. इनफैक्ट ये टॉपिक तो क्या 7 क्वेश्चन के फॉर्म में ही मैंने दे दिया है सो दैट कि मैं टॉपिक अलग पढ़ाऊँ और क्वेश्चन अलग क्रिएट करूं, इसलिए मैंने इसे 7 क्वेश्चन के फॉर्म में ही उन 7 टॉपिक्स को ले लिया है. तो एक एक करके मैं बताना शुरू करूं. जैसे कि आप देख रहे हो, चैप्टर का नाम ही है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया. फूड सिक्योरिटी इन इंडिया एक बड़ा चैलेंज था इंडिपेंडेंस के बाद ही, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ यही था कि कैसे इंडिया के सारे पॉपुलेशन को फूड दिया जा सके. तो उसके कुछ फैक्टर्स हमारे इकोनॉमिस्ट ने निकाले हैं या बताए हैं, तो वो मैं यहाँ बताने जा रही हूँ. फूड सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि हर किसी के लिए फूड अवेलेबल हो. सपोज करें कि इतना क्रॉप ही नहीं हुआ या फिर आपके पास उतना फूड ही अवेलेबल नहीं है, जिसको कि फूड इन टर्म्स ऑफ कि जैसे आप वीट राइस ये सब जो क्रॉप्स होते हैं, तो जो हम फूड की शक्ल में लेते हैं, तो ये सब अवेलेबल हो. ठीक है. और अवेलेबल कब होगा? दैट मीन जितनी बढ़ती पॉपुलेशन है उसके लिए या तो हम प्रोड्यूस कर लें या गवर्नमेंट कहीं से उसे जो है इम्पोर्ट कर ले. तो दूसरी चीज़ है इंडिविजुअल एबिलिटी टू एक्सेस एंड टू अफोर्ड. ये 3 फैक्टर ही हम लोग यहाँ भी बात करने वाले हैं, सेकंड में भी. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. हालांकि चैप्टर की शुरुआत इससे हो रही है, बहुत चीज़ और भी है आगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया को फूड सिक्योर करने के लिए क्या क्या स्टेप उठाए हैं. तो ये 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो मैंने अंडरलाइन कर दिया कि जब अवेलेबिलिटी हो खाने की या फिर फूड की, या फिर हर एक इंडिविजुअल आदमी उसे एक्सेस कर सके, हासिल कर सके. पता चले ऐसे जगह में फूड की राशन शॉप है कि वहाँ जाने में ही 2-4 घंटे लगते हो, तो वो एक्सेसिबल तो नहीं हुआ. दैट मीन ईजिली, बहुत आपकी पहुँच के पास हो. एबिलिटी यानी आपकी क्षमता हो, आप ले सकें और आपके उस चीज़ को हासिल करें. और अवेलेबल का मतलब है कि एटलीस्ट आपके देश में उतना क्रॉप तो हो, तभी तो आप दोगे किसी को. और अफोर्डेबिलिटी दैट मीन आपकी पॉकेट तो अलाउ करती हो. दैट मीन अगर फूड की कीमत बढ़ जाती है तो फिर हर किसी को फूड कैसे मिले. तो ये 3 फैक्टर निकाला है इकोनॉमिस्ट ने कि अवेलेबिलिटी, एबिलिटी टू एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी, जो मैंने यहाँ पर दिया है. अब आगे चलें उसी को कि कौन कौन से वो डायमेंशंस हैं. व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी. कौन कौन से वो डायमेंशंस हैं जिस पे ध्यान दिया जाना चाहिए. दैट मीन वो कौन कौन से एरियाज हैं जिस पे ध्यान दे के हम इंडिया को फूड सिक्योर बना सकते हैं. तो 3 बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर निकाला और चौथा मैंने इसमें ऐड किया. ये ज़रूरी है. हालांकि बुक में डायरेक्टली आपको ये 4th पॉइंट नहीं दिखेगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है. आपको बहुत जगह ये मिल जाएगा. आप चाहें तो एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 42 पे आप पढ़ सकते हैं. इनफैक्ट आप रीड ज़रूर करो बुक को. यहाँ मैं नोट्स ज़रूर प्रोवाइड कर रही हूँ बट बुक रीड करना ज़रूरी है, इसलिए मैंने यहाँ कहा 4 डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी आर. आप चाहे तो 3 भी कर सकते हैं. एज आई सेड कि ये 3 बहुत बुक में आपको मिल रहा है, लेकिन ये भी उतना ही ज़रूरी है क्योंकि हम इसी चैप्टर में हंगर जब पढ़ रहे होंगे तो उसमें हंगर के जो वेरिएशन हम पढ़ेंगे उसमें ये पॉइंट आता है. इसलिए मैंने इसको यहाँ ऐड कर दिया है. जब मैं हंगर पढ़ाऊँगी तो आपको पता रहे. तो ये 3 है: फूड अवेलेबिलिटी, एक्सेस टू फूड, यानी यहाँ भी आपने वही देखा, एक्सेस करना, और उसके फूड यूटिलाइजेशन एंड स्टेबिलिटी. फूड एक्सेस कर सके, हासिल कर सके, उसको यूज़ कर सकें, यूटिलाइज कर सकें. और ऐसा नहीं कि आज तो हासिल किया और बाद में 2-4-10 दिन बाद, महीने बाद तो हासिल नहीं कर पा रहे हो, 2-4 साल बाद आपको नहीं मिल रहा. दैट मीन हर समय फूड एक्सेस हो कर पाए कोई, उसको यूटिलाइज करे और स्टेबिलिटी हो, स्थिरता हो. ऐसा नहीं कि कभी दिया और कभी नहीं दिया. और उसके बाद आप देखें अफोर्डेबिलिटी, यानी पॉकेट भी तो अलाउ करे. यानी इंसान के पास ऐसी फाइनेंशियल क्षमता हो कि वो उसे अफोर्ड कर सके, तो उसको हम कहते हैं अफोर्डेबिलिटी. नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है द न्यूट्रिशनल डायमेंशंस इज इंटीग्रल टू कॉन्सेप्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी. हालांकि ये इसका एक
इंक्लूडेड पार्ट है जिसको अलग से कई बार शामिल नहीं किया जाता, जिसको हम क्वालिटेटिव फूड कहते हैं। दैट मीन क्वांटिटी ही नहीं, क्वालिटी भी ज़रूरी है। दैट मीन बहुत सारा रोटी और किस इस तरह की चीज़, चावल आपने ले ली, बट एक्चुअली न्यूट्रिशनल डाइट जिसको हम बोलते हैं, उसमें आप रोटी, चावल, दाल, थोड़ी सी कर्ड, दही, कुछ फ्रूट्स, कुछ सैलड, तो इस तरह की कुछ प्रोटीन की चीज़ जैसे मिल्क, या फिर जो नॉनवेज यूज़ करते हैं उनके लिए वो, तो वो सारी चीज़ इसमें ही आते हैं, इसलिए मैंने ये ऐड किया। ओके, एक बार मैं क्लियर करती हूँ और एक बार आप चेक करो। आप चाहो तो स्क्रीन शॉट ले सकते हो। कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है, कुछ स्टूडेंट्स को, कि लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने ऐसे स्क्रीन को किया और बढ़ाती जाऊंगी सो दैट कि आप स्क्रीन का शॉट इजीली ले सको। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3। होपफुली आपने ले लिया है। अब मैं आगे जाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, एंड दिस क्वेश्चन इज, इनफैक्ट ये क्वेश्चन नंबर 3 एंड टॉपिक नंबर 3 बोथ वैसे ही आप समझना इसे। फूड सिक्योरिटी है क्या इंडिया के लिए? वाई डू वी नीड फूड सिक्योरिटी? हमें इसकी ज़रूरत क्यों है? तो ऑफ कोर्स, अब ये क्वेश्चन और आंसर की शक्ल में आप देख लो। सिंपली ये टॉपिक आप देखोगे अपने बुक में कि फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों है, तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कि इंडिपेंडेंस के बाद ही एक बड़ा चैलेंज है कि इंडिया को फूड सिक्योर बना लिया जाए। तो वो ज़रूरत क्यों है, तो ये पॉइंट वाइज मैं दे रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी कि कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं, इनफैक्ट एसएसटी के लिए तो कंफर्म ही बता दूँ, इनफैक्ट मेरा तो ये मानना है कि आप साइंस और एसएसटी, ये दो ऐसे, साइंस, एसएसटी एंड कंप्यूटर, ये तीन ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें जब आप पॉइंट वाइज अगर वो लिखते हो तो वो ज़रूरी है, और वो टीचर के लिए बहुत रिमार्केबल होता है, सॉरी, क्योंकि जब मैं चेक कर रही होती हूँ तो वो टू द पॉइंट होता है और बहुत अच्छा लगता है चेक करना, और आपको याद रखना भी आसान होता है। टू द पॉइंट होती है चीज़ें, बहुत ज़्यादा उसमें आपको ऐड नहीं करना, और कंप्यूटर में तो है ही स्टेप्स बहुत ज़रूरी। सो लेट्स स्टार्ट। वाई डू वी नीड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया? तो फूड सिक्योरिटी की आवश्यकता क्यों है? फूड सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है क्योंकि to secure that each individual of a country has access to safe and healthy food to all the times of the year। जैसे मैंने आगे बोला था कि भाई स्टेबिलिटी हो, ऐसा नहीं कि आज तो मिला 10 दिन बाद, 2 साल बाद वो मिल नहीं रहा है। तो फूड सिक्योर इंडिया को करना इसलिए ज़रूरी है ताकि इंश्योर किया जा सके कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक आदमी जो कंट्री का है, वो एक्सेस कर सकता है सेफ़ और हेल्दी फूड, यानी उसको अच्छा खाना, क्वालिटेटिव, इसीलिए मैंने न्यूट्रिशनल को ऐड किया था, तो वो उससे हासिल हो सके पूरे साल, ऑल द टाइम्स ऑफ द ईयर, यानी हर साल उसको पूरे टाइम एटलीस्ट अच्छा खाना तो मिल सके। सेकेंड पॉइंट इज दैट ड्यूरिंग द नेचुरल डिजास्टर द रेट ऑफ फूड राइजेस। क्यों ज़रूरत है फूड सिक्योरिटी की? क्योंकि ज़रूरत क्यों है फूड सिक्योरिटी की? क्योंकि यहाँ पर आप क्या कह रहे हो कि नेचुरल डिज़ास्टर जैसी चीज़ें जो होती हैं उस समय जो फूड्स की रेट होती हैं वो बढ़ जाती हैं। जैसे इस वक्त भी एक नेचुरल डिज़ास्टर ही है हमारे लिए, हालांकि ये पैंडमिक है हमारे लिए, कोई एक छोटे एरिया में नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है, दैट इज़ कोरोना। तो इस दौरान भी आप देख रहे हो कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो सप्लाई नहीं हो रही हैं उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो उस दौरान क्या हो, जैसे अभी थोड़े टाइम पहले अनियन की कीमत बहुत बढ़ गई थी, तो फिर गवर्नमेंट ने इसको बाहर से जो है इंपोर्ट कर लिया था, तो फिर घट गई कीमत। तो यही कह रहे हैं, ड्यूरिंग द नेचुरल डिजास्टर रेट जो फूड का हाई हो जाता है, राइज हो जाता है, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि इंडिया को फूड सिक्योर किया जाए, और इस पर हमारी गवर्नमेंट की नज़र होती है। फूड सिक्योरिटी क्या इंश्योर करता है, क्यों ज़रूरी है फूड सिक्योरिटी? तो फूड सिक्योरिटी इंश्योर करता है दैट फूड ग्रेन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट चीप रेट्स टू द पुअर सो दैट दे डू नॉट स्ट्राइव, यानी वो भूख से ना मरे, और उनको जो है सस्ते रेट पे फूड मिल जाए। अभी भी आपने क्या नोटिस किया कि गवर्नमेंट ने ये कोरोना पीरियड में अनाउंस किया है कि जितना फूड दिया जा रहा था, दैट मीन पीडीएस सिस्टम के तहत, राशनिंग सिस्टम के तहत, उसका उन्होंने डबल कर दिया है। ये जब तक चल रहा है, यानी कोरोना का पीरियड जब तक है, तो ये उनकी एक कोशिश है, और इस चैप्टर में हम वो पढ़ेंगे। पीडीएस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर फूड इनसिक्योर इन रूरल एरियाज? किसको हम कहेंगे फूड इनसिक्योर हमारे रूरल एरियाज में?
तो सिंपली रूरल एरियाज़, जो विलेज वाला एरियाज़ है वहाँ पे कौन फूड इनसिक्योर है? तो यहाँ पर आप देखो, वर्स्ट इफेक्टेड ग्रुप्स जो हैं वो लैंडलेस, वर्स्ट यानी बहुत बुरी तरह प्रभावित होने वाले, या फिर जो फूड इनसिक्योर है रूरल एरियाज़ में, वो मोस्टली कौन है? तो वो लैंडलेस पीपल हैं विथ लिटिल और नो लैंड डिपेंड अपॉन, यानी ज़्यादातर वो लोग हैं जिनके पास या तो ज़मीन नहीं है, और है तो इतनी कम है कि उनकी लाइवलीहुड इससे अर्न नहीं हो रही है, तो वो काफ़ी फूड इनसिक्योर हैं। जैसे आपने सुना होगा, और इस चैप्टर में आगे पढ़ाऊंगी भी, बीपीएल एपीएल फैमिलीज़ के बारे में आपने सुना होगा, तो उनके बारे में भी बात होगी। नेक्स्ट टॉपिक, कि कौन फूड इनसिक्योर है रूरल एरियाज़ में? तो सेकंड है ट्रेडिशनल आर्टिशंस प्रोवाइडर्स ऑफ ट्रेडिशनल सर्विसेज, यानी जो ट्रेडिशनल आर्टिशंस भी हैं अर्बन एरिया, सॉरी रूरल एरियाज़ में, तो वो भी बहुत प्रभावित हैं। ट्रेडिशनल आर्टिशन किसको बोलते हैं? जैसे जो घड़े बना रहे होंगे, जो ब्लैक स्मिथ लोहार जो होंगे, या इस तरह के जो ट्रेडिशनल आर्टिशंस हैं जो अभी भी अपना काम ऐसे कर रहे हैं, तो वो सारे जो हैं ट्रेडिशनल आर्टिशन कहलाते हैं। या फिर ऐसे लोगों को जॉब देने वाले लोग, वो भी फूड इनसिक्योर हो जाते हैं नेचुरल डिज़ास्टर या फिर ऐसे भी सिंपल सिचुएशन में भी। नेक्स्ट है सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, यानी कौन रूरल एरिया में फूड इनसिक्योर हो जाता है? जो खुद सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स है, और इंक्लूडिंग बेगर्स या फिर भिखारी भी जो हैं, वो भी जो है वो फूड इनसिक्योर हो जाते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको डील किया। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका था, उसके लिए मैंने आपको बोला क्या, प्लीज़ 1 मिनट जो, कि ये जो है कौन कौन है इनसिक्योर, फूड इनसिक्योर कहाँ? रूरल एरियाज में। तो उनके लिए 3, और ये टॉपिक भी है। नेक्स्ट जो है वो टॉपिक के साथ क्वेश्चन, दैट इज हु आर फूड इनसिक्योर इन अर्बन एरियाज, बस इतना ही चेंज है, रूरल एरियाज एंड इन अर्बन एरियाज। तो रूरल एरियाज में कौन है, सॉरी अर्बन एरियाज में अब कौन है फूड इनसिक्योर फैमिलीज? तो आप देखो, those whose working members are generally employed in low paid occupations, यानी वो फैमिली, शहर में कौन है? वो फैमिली जिनके जो फैमिली मेंबर्स ऐसे काम में हैं जिनको कि बहुत कम मजदूरी या फिर सैलरी मिलती है, तो उनकी स्थिति भी शहर में खराब है, और वो भी फूड इनसिक्योर की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है कैजुअल लेबर्स, यहाँ ब्रैकेट में मैंने डाल दिया है कि कैजुअल लेबर है क्या, कई बार आपको कंफ्यूजन हो जाता है, हो सकता है आप जानते हो, फिर भी मैंने डाल दिया है। हायर्ड बाय द आवर और डे, यानी उनको हम कैजुअल लेबर कहते हैं जिनके पास रोज काम नहीं होता, उनको कभी हम कुछ घंटों के लिए हायर करते हैं या फिर एक दिन के लिए। जैसे आपके यहाँ कोई काम हो रहा हो, आपने किसी कारपेंटर को बुलाया हो या किसी चीज़ का, तो वो स्किल्ड तो होते हैं, लेकिन उनको एक दिन का काम, 10 दिन का काम, 5 दिन का काम, कुछ वैसे मिलता है, उनको मंथली सैलरी नहीं मिलती। तो वैसे लोग कोई हम डेली वेजर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये डेली वेजेस से थोड़े से हाई ग्रेड के होते हैं, क्योंकि ये स्किल्ड होते हैं, इनके पास बहुत काम नहीं होता। कभी कभी किसी सीज़न में, जिसको हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है ना, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये लोग इसकी श्रेणी में आते हैं। तो ये दोनों को आप देख लेना कि अर्बन एरियाज़ में कौन कौन फूड इनसिक्योर लोग हैं, तो ये ग्रुप दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड टॉपिक इज 6, दैट इज which social composition are food insecure in India? कौन सा वो सोशल कंपोजिशन है इंडिया में जो फूड इनसिक्योर है? तो आप देखो कि इसमें फूड इनसिक्योर कौन कौन से हैं। तो सोशल कंपोजिशन जो है वो फूड इनसिक्योर में फिर से वही आते हैं, लैंडलेस लेबर्स। इंडिया में, अगर पूरे इंडिया में, अभी मैंने क्या बात की कि रूरल एरियाज़ में कौन है, अर्बन एरियाज़ में कौन है, तो कुछ रीज़न की भी चर्चा मैं 7 क्वेश्चन में करने वाली हूँ। तो अलग अलग जगह में, पर एक कंबाइंड वे में पूछा जाए कि कौन है आखिर, वो कौन सा सामाजिक कंपोजिशन है, समाज में सोशली हम जिनको डिवाइड करते हैं, तो उस कंपोजिशन को बताइए कि कौन सा वो समाज का कंपोजिशन है जिनको फूड नहीं मिलता या फूड इनसिक्योरिटी है। तो यहाँ पर आप देखो, फर्स्ट तो लैंडलेस लेबर हो गए जो कि समाज का ये कंपोजिशन है, और दूसरी इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। हालांकि इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं। आज मैं टॉपिक्स के ऊपर ही बात कर रही थी, इसलिए मैं इतना ही दे रही हूँ।
तो simply economically deprived sections of society are food insecure in India. They included disadvantaged classes, people in economically backward states, and in states with high incidence of poverty. इनफैक्ट होता क्या है, आप देखो यहाँ पे इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सेक्शन, इस चीज़ को एक बार ध्यान से देखना, कई बार क्वेश्चंस पलटते भी हैं, तो यहाँ पर मैं बस समझा रही हूँ आपको। तो आर्थिक रूप से जो पिछड़ा सेक्शन है, डिप्राइव्ड सेक्शन, यानी आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी नहीं है, वो लोग हैं समाज में ऐसे इस कंपोजिशन में जो फूड इनसिक्योर है। दे इंक्लूडेड डिसएडवांटेजेस क्लासेस, यहाँ पर सिर्फ एक डिसएडवांटेज क्लासेस डाल के मैं छोड़ रही हूँ, इसके ब्रैकेट में आप चाहें तो SC ST एंड OBC आपके बुक में भी दिया गया है, आप जब बुक को पढ़ रहे होंगे तो आपको ये मिल जाएगा, और मैं भी डील करूँगी आगे, इतना ही काफ़ी नहीं है। पीपल इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स, यहाँ तो क्लासेस की चर्चा हुई, डिसएडवांटेज क्लासेस जिसको मैंने अभी बताया, और दूसरी चीज़ क्या है आप देखो, पीपल इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं हमारे देश के, वहाँ भी ये बहुत हाई इंसिडेंस है पॉवर्टी का। दैट मीन वहाँ के भी जो सोशल कंपोजिशन है वो फूड इनसिक्योर हैं। दैट मीन उनको फूड नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है, एक बार मैं फिर आपको ऊपर ले जाऊँ तो ये तीनों चीज़ें उनके लिए अवेलेबल नहीं है, जो मैं आपको अपने सेकेंड क्वेश्चन में दे चुकी हूँ। क्या वो तो उनके लिए ना तो फूड की अवेलेबिलिटी है, ना तो वो एक्सेस कर पा रहे हैं फूड को, ना यूटिलाइज कर पा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात उनके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है, उनकी पॉकेट में इतनी क्षमता नहीं है। दैट मीन वो इकोनॉमिकली इतने वेल नहीं है कि वो अपने लिए जो है प्रॉपर फूड ले सकें या खरीद सकें। यहाँ पर मैं आपको बता चुकी हूँ, अब मैं आपको फिर से एक बार इस तरफ ले चलूँ कि कंपोजिशन के बाद ये आपका 7th क्वेश्चन है, विच रीजन्स आर फूड इनसिक्योर इन इंडिया। इस टॉपिक को आप पेज 45 पे देख सकते हो, जहाँ से मैंने इस टॉपिक के इंटरनल चीज़ को मैंने यहाँ उठा लिया है, सो दैट कि जैसे मैंने बोला कि टॉपिक एज वेल एज क्वेश्चन दोनों की फॉर्म में मैं इसे दे रही हूँ आपको। तो कौन सा वो रीज़न है जो इंडिया में फूड इनसिक्योर है, ट्राइबल रीजन्स एंड द रीजन्स वल्नरेबल टू कोप विथ नेचुरल डिजास्टर। अब थोड़ा सा रुक जाती हूँ, लेकिन उससे पहले इन एरियाज़ को मैं बता दूं, फिर मैं यहाँ वल्नरेबल का मतलब बताऊंगी, यहाँ भी मैंने थोड़ा डाल दिया है। और आप देखो कि ये कौन से वो रीजन्स हैं आर फूड इनसिक्योर इन इंडिया। तो पहले तो यहाँ मैंने लिख दिया ब्रैकेट में उत्तर प्रदेश, और उसके ब्रैकेट में आप ध्यान से देखना ईस्टर्न एंड सदर्न, ठीक है। साउथ ईस्ट का जो पार्ट है, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट का जो पार्ट है वो उत्तर प्रदेश का, पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है काफ़ी डेवलप है, वहाँ पर बहुत फर्टाइल लैंड है, लेकिन इवन तो वहाँ काफ़ी फर्टाइल लैंड है, फिर भी उत्तर प्रदेश का जो ईस्ट और साउथ ईस्ट वाला जो पार्ट है वहाँ पर जो है ये प्रॉब्लम है। वो रीज़न भी किस रीज़न के तहत आता है, तो फूड इनसिक्योर है। दैट मीन उस एरिया में रहने वाले लोग भी खाने की किल्लत को झेल रहे हैं। और उसके बाद आप नेक्स्ट देख लो, दैट इज़ बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये वो रीजन्स हैं, क्या है, फूड इनसिक्योर, यानी ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर खाने की सामानों की दिक्कत है, या फिर वहाँ रहने वाले लोग उसे ना तो अफोर्ड कर पाते हैं ना एक्सेस कर पाते हैं, यानी इन तीनों में से कोई भी एक कमी अगर है, अगर मान लो ये 3 फैक्टर्स जो मैंने आपको ऊपर बताया अभी, ये 3 फैक्टर में से कोई भी एक चीज़, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ आप रखो, मैंने 4 यहाँ ऐड किया है क्योंकि हंगर में मुझे ये बताना है। तो ये 3 में से अगर एक भी नहीं है किसी के पास, 3 में से एक भी नहीं है, तो उसे हम कहेंगे फूड इनसिक्योर। ओके, तो ये 3 क्राइटेरिया या डायमेंशन माना गया है या बताया गया है। तो सिंपली इंडिया के ये रीजंस जो हैं जिनके बारे में अभी हमने बात किया, इनके पास इन तीनों में से किसी न किसी चीज़ की कमी रहती है। जैसे अवेलेबिलिटी तो होगी डेफिनेटली, क्योंकि काफ़ी डेवलप है उत्तर प्रदेश, लेकिन वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी ना हो, या फिर वहाँ उस एरिया में रहने वाले लोगों के पास अफोर्डेबिलिटी ना हो। कौन सा उत्तर प्रदेश का कौन सा पार्ट, तो ईस्ट एंड साउथ ईस्ट पार्ट। यहाँ मैं बार बार ये नोटिस करने बोल रही हूँ क्योंकि आप सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं कह सकते, क्योंकि उत्तर प्रदेश काफ़ी डेवलप है, उसके हिसाब से ये उसका छोटा सा हिस्सा। ओके, तो अब मैं यहाँ ये बता दूँ आपको, ट्राइबल एरियाज एंड रीजन्स वल्नरेबल टू कोप विथ नेचुरल डिजास्टर, यानी ये वो एरियाज हैं
जो कि नेचुरल डिज़ास्टर के वक्त पे इससे निपटने में जो है परेशानी महसूस करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा प्रभावित होने वाला एरिया है। वल्नरेबल को यहाँ मैंने सर्कल किया है। क्यों सर्कल किया है, और मैंने यहाँ एक ऐड भी कर दिया आपके लिए। हालांकि ये जो वल्नरेबिलिटी है ना, सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो 10th में आपको पढ़ना है, लेकिन ये वर्ड आपको यहाँ से शुरू हो जाता है। तो मैं यही बता देती हूँ आपको, ये आपके एग्ज़ाम में ये लास्ट क्वेश्चन तो नहीं आता, अभी तक नहीं आया, लेकिन यहाँ इसकी मीनिंग्स को समझने के लिए ज़रूरी है। तो मैं आपको बताऊँ, वल्नरेबिलिटी रेफर टू द इनएबिलिटीज़, किसी भी चीज़ से निपटने की जो इनएबिलिटी होती है उसके बारे में कहते हैं। हालांकि ये बड़ा टॉपिक है, इस पर कुछ एग्जाम्पल्स भी पुट करने होते हैं समझाने के लिए। मैं आपको नहीं डाल रही हूँ क्योंकि अभी आप 9th में ही हो। ओके डियर, पढ़ो ध्यान से, नोट्स दे रही हूँ, होपफुली आप नोट कर रहे हो। और चलो, बाय, हैव अ नाइस डे डियर।